अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पड़ोस में और इंटरनेशनली दोनों ही यानी कि ये एक जो अब डेवलपमेंट होने जा रही है, ये हमारे पड़ोस से भी जुड़ी है और इंटरनेशनल सतह पर भी इसका बहुत असर होने जा रहा है। और हो सकता है कि जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये सूरत हाल हो भी चुकी हो, यानी कि डेवलप तब तक हो भी चुकी हो, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे इसके लिए बहुत अहम है। और वो क्या है कि यूएस ने ईरान के ऊपर यानी कि या तो डायरेक्टली उसके अंदर मुल्क के घुस के हमला कर चुका होना है, या उसके डिफरेंट टारगेट्स को मिडल ईस्ट के अंदर उसने हिट करना है। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वो सूरतें यानी कि किन किन सूरतों में कर सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ है कहने की कि जो यूएस है और ईरान है, जो हमारा ईरान है पड़ोसी मुल्क है, यूएस है सुपर पावर है, तो दोनों का अगर आपस में और एस्केलेट होता है यानी कि टेंशन्स, तो उसका बहुत असर पड़ने जा रहा है। लेकिन हमने ये देखना है कि सबसे पहले कि ये सूरत हाल इस लेवल तक कई क्यों है कि मैं कह रहा हूँ कि अगले 24 से 48 घंटे यानी कि हो सकता है जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो अपलोड होने के बाद तो आपको न्यूज़ में देखने को मिले या सोशल मीडिया पे कि अमेरिका कुछ ना कुछ जवाब दे चुका है, कुछ ना कुछ कर चुका है और दोनों के यानी कि मामलात बिगड़ चुके हैं। क्योंकि ईरान का भी समझ ले कि जो मीडिया स्टेट जितना भी उनका कंट्रोल होता है, सोशल मीडिया, ईरान ऑब्जर्वर ट्विटर के ऊपर उसने जो अपडेट लगाई है कि ईरान की इंटेलिजेंस ने उन तक ये इतलात पहुंचाई है यानी कि अमरीकी ऑफिशियल्स तक कि अगर ईरान पे किसी भी सूरत में हमला किया गया तो जो मिडल ईस्ट में जितने भी यूएस के यानी कि एसेट्स हैं उनके ऊपर हमला किया जाएगा जवाबी। तो आप सोच सकते हैं कि यूएस ने अगर रिएक्ट किया तो ईरान पहली धमकी दे रहा है, लेकिन यूएस क्यों रिएक्ट करेगा, सवाल ये है। तो ये सूरत हाल रिलेटेड है टावर 22 से रिलेटेड। अब टावर 22 क्या है? जॉर्डन यानी कि उर्दन, उसके अंदर एक अमरीकी आउटपोस्ट थी, लॉजिस्टिक आउटपोस्ट जिसको कहा जाता है। ये शाम और जॉर्डन के बॉर्डर पे है। इसके ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन हमले में 3 अमरीकी जो फौजी है वो मारे गए हैं और 34 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। तो आप ये समझे कि बहुत यानी कि पूरे तरीके से हिट हुआ है ये जो यूएस फोर्सेस हैं उनको। इस वजह से जो अमरीकी इंतज़ामिया है यानी कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है कि किसी भी सूरत में ईरान को जवाब दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि एक तो उनकी फोर्सेस के यानी कि बंदे मरे गए हैं, दूसरी सूरत हाल के वहाँ पे इलेक्शन का साल है। तो इलेक्शन का साल होने की वजह से जो रिपब्लिकन्स है वो ऑलरेडी बाइडन को कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथों पे अमरीकी फ़ौजियों का खून है। तो उनके लिए ये सूरत हाल ऐसी ही डेवलप अब हो गई है कि जिस तरह अभी के 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल डेवलप हो चुकी थी कि एक तरफ तो हमारा ब्रदर मुल्क था ईरान, उसने जब बलूचिस्तान में एक ड्रोन मिसाइल जो भी आप कह लें कि उससे अपने उनके बकौल के अपने जो ईरान के अंदर हमले करते थे जो टेररिस्ट ग्रुप था उसको उन्होंने कहते कि टारगेट करने के लिए जो किया था, तो बदले में पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर था कि एक तरफ तो वो हमारे भाई हैं यानी कि हमारा ब्रदर मुल्क है, लेकिन दूसरी तरफ बात ये कि हम न्यूक्लियर पावर है। तो अगर हम नहीं दे तो हमारी बेइज्जती भी है कि घर के अंदर घुस के वो मार के चले गए। ये सूरत हाल हमारे लिए बन चुकी थी। लेकिन ये सूरत हाल सेम नहीं हो सकती क्योंकि इधर एक तरफ दो इस्लामिक मुल्क है, लेकिन मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि अब इसी तरह अमेरिका के लिए ये सूरत हाल बन चुकी है कि उसको जवाब देना है क्योंकि वो दुनिया की सुपर पावर है। उसने अपने आप को दिखाना है कि मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मुझे तो चाइना और रशिया नहीं चैलेंज कर सकता, ये कल का बच्चा जो ईरान है ये मुझे डायरेक्टली किस तरह मेरे फौजियों को मार सकता है। क्योंकि इनमें इनडायरेक्टली जो कुछ होता है वो होता है डायरेक्टली। ना अमेरिका ने कभी ईरानी फोर्सेस के ऊपर हमला किया है, ना ईरान ने कभी अमेरिका के ऊपर करने की है कोशिश। वो क्यों नहीं की वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी सूरत हाल डेवलपमेंट जो हो रही है मैं उसका आपको बता दूँ कि क्यों प्रेशर है। दूसरा पॉइंट क्या था, मैंने आपको कहा था कि एक हमारे ऊपर ये प्रेशर था कि एक तो हमने जवाब देना है क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर है, पूरी दुनिया की इस्लामी यानी कि जो न्यूक्लियर पावर है हमारी दुनिया की एक यानी कि तगड़ी फौजों में से एक फौज हमारे पास थी। हम कैसे ना जवाब देते, हमारी बेइज्जती होती। लेकिन ना जवाब देने की वजह क्या थी कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हम उसके साथ मामलात नहीं बिगड़ना चाहते थे। तो इस एक पॉइंट की जगह अमेरिका का अब क्या पॉइंट है, वो ईरान के साथ खित्ते की जंग में नहीं कूदना चाहता। क्यों?
क्योंकि गज़ा के अंदर पहले ही इसराइल के हाथों वो फंसा हुआ है। आपको अब ये तो समझ आ चुकी होगी, आज तक हम यही पढ़ते आए थे, सुनते आए थे, हमें यही बताया गया था कि जो इसराइल है वो अमेरिका उसको कंट्रोल करता है। लेकिन दर हकीकत अब जो डेवलपमेंट्स हुई है उससे हमें ये पता चला है कि इसराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है, ना कि अमेरिका इसराइल को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से वो उस जंग में ऑलरेडी फंसा हुआ है कि उसने इसराइल की मदद करनी है। और इसराइल की क्यों करनी है? क्योंकि वहाँ पर वो जंग नहीं जीत पा रहा, इसलिए यानी कि बेदरे जितना पैसा फेंक सकता है फेंक रहा है, असला दे सकता है दे रहा है, बार बार जो खेप है असले की वो बेचता है। और दूसरी तरफ उन्हीं को काउंटर करने के लिए जो होसी है उस उन्होंने हमले शुरू कर दिए रेड सी में। वो कोई भी ऑयल गैस या खाने पीने मेडिकल वगैरह किसी किस्म की शिपमेंट्स है वो इसराइल पहुंचने नहीं दे रही। और वो वैसे भी तिजारत नहीं होने दे रहे वो उस तरीके से, क्योंकि डर के मारे वैसे ही अब कोई आ नहीं रहा। तो उधर भी अमेरिका होशियों का मुकाबला करने के लिए इसराइल को बचाने के लिए गया हुआ। अब ऐसे में वो क्यों अपना सर दर्द खोलेगा? क्योंकि ईरान एक ताकत तो है, कोई माने या ना माने वो अलग बात है, वो सुपर पावर बेशक है, लेकिन जब टकराव होता है नुकसान तो दोनों तरफ का होता है। ये अफ़गानिस्तान में आए थे, पूरी दुनिया की फ़ौज वो लेके आया था और उसका क्या हशर हुआ कि बेशक अमेरिका टूटा नहीं है सोवियत यूनियन की तरह, लेकिन जो मुआशी तौर पे वो बदहाली का शिकार है, उधर बेरोज़गारी बढ़ रही है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए इलेक्शन जीतने में मुश्किल आ रही है। जो ट्रंप है वो इतनी यानी कि पॉपुलैरिटी के साथ आई जा रहा है कि जिसकी वजह से प्रेशर इनके ऊपर और ज़्यादा आ रहा है। और अब तो वो ताने मारे कि तुम्हारे हाथों में खून लगा हुआ है अमेरिकी फ़ौजियों का, इसलिए अमेरिका मजबूर होगा कोई ना कोई ईरान को जवाब देने में। क्योंकि ईरान ने डायरेक्टली हमला नहीं किया, लेकिन ईरान ये भी कह रहा है, यानी कि वो डिनाई नहीं कर रहा कि वो प्रॉक्सीज़ को खित्ते की फंडिंग करता है। लेकिन साथ उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमारा इससे रिलेटेड कोई नहीं है, हर प्रॉक्सी यानी कि हमसे पूछ के कोई काम नहीं करती है। उन्होंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि वो फंडिंग करते हैं प्रॉक्सीज़ की, लेकिन वो ये भी कह रही है कि जो हर कोई यानी कि ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना वो हमसे नहीं पूछा जाता, हमारा हर प्रॉक्सी के ऊपर उतना भी कंट्रोल नहीं है। हाँ, जो हिजबुल्ला है वो सबको पता है कि बिल्कुल ईरान का राइट हैंड है। इसी तरह जो हूसी है वो भी ईरान के बहुत क्लोज़ है। तो ये जिस ग्रुप ने इस वक्त ड्रोन हमला किया है वो है इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक है, वो उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की। और ये जो इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक है बेसिकली ये एक कह लें कलेक्शन है बहुत सारी मलेशियाज़ का, मुख्तलिफ मलेशियाज़ हैं वो उनकी कलेक्शन है। और एक यानी कि ग्रुप के नाम की सूरत में ये आ गया सामने, इसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ ग्रुप हैं। तो ईरान ये कह रहा है कि मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अमेरिका के ऊपर प्रेशर तो है क्योंकि इलेक्शन का साल है। दूसरा, अगर इलेक्शन की वजह से भी सिर्फ देखा जाए तो बेइज्जती तो है, सुपर पावर है, कैसे मार दिया है उसके फ़ौजियों को, तो जवाब तो उसने देना है। तो यही कह रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे तो जितने भी यानी कि ये डिस्कशन हो रही है कि किस तरीके से जवाब दिया जाए। अब बारी आएगी कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सिचुएशंस यानी कि डिस्कस की जा रही है कि ईरान के ऊपर हमला करने की। तो तीन यानी कि इस वक्त मेजर तरीके हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। पहला, डायरेक्टली ईरान के ऊपर हमला किया जाए, यानी कि अमेरिकी फोर्सेस ईरान के अंदर आके टारगेट करे ईरान के डिफरेंट जो नहीं है एसेट्स को। ये एक बहुत यानी कि ख़ित्ते में आग लगने वाली सूरत हाल है। मैंने इसलिए कहा था ना शुरू में कि पड़ोस का, क्योंकि जब आपके पड़ोस में आग लगी हो उसकी तपिश से फिर आप बच नहीं सकते, इसलिए आपको पता होना चाहिए आपके इर्द गिर्द के ममालिक में क्या हो रहा है। तो अगर ईरान के ऊपर डायरेक्टली हमला होता है, ईरान पहले ही धमकी दे चुका है अपने, जो आप देख लीजिए उन्हीं के यानी कि हैंडलर्स होते हैं जो स्टेट मीडिया ही आप समझ लें, जो भी वहाँ पे इतनी आज़ादी नहीं होती कि कोई भी एक इंडिपेंडेंट बंदा या कोई भी इस तरह यानी कि ट्विटर वगैरह के ऊपर आके कोई भी स्टेटमेंट दे सके। तो उन्हीं के समझे जो स्टेट कंट्रोल होते हैं उन्हीं की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा जी अगर अमेरिका ने कोई इस तरह की गलती की तो हम हमला करेंगे। जब ये जवाबी हमला करेंगे, ज़ाहिर है अमेरिका की तो फोर्सेस बैठी हुई है मिडल ईस्ट में 30,000 के करीब है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कई हंड्रेड्स में वो सीरिया में बैठे हुए हैं। और जो 10,000 है वो यूएई में, 10 कतर में, इस तरह कुल कर कर के जो नहीं है यानी कि 30,000 के करीब वो इस वक्त जो खिते में ऑलरेडी मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं। और इसराइल के अंदर भी उसने अपनी फ़ौजी ऑलरेडी अब भेजी हुई हैं उनकी मदद करने के लिए, वो जो गज़ा से जंग हो रही है उस सिलसिले में। दूसरा,
अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स को भी इसराइल के यानी कि समुद्रों में भेज दिए, इसराइल के इर्द-गिर्द इसी खित्ते में। वो पहले ही अभी डेवलपमेंट इससे पहले ही इसराइल की मदद करने के लिए अपने जो वॉरशिप्स है इस इधर भेज चुका है, यानी कि उसके वॉरशिप्स पहले आके खड़े हुए हैं, बैरी बेड़े उसके रेड सी में आए हुए हैं। डिवाइट आइजनहावर जो उसका बैरी बेड़ा है, वो मैंने आपको जो लास्ट व्लॉग था जिसमें होशियों की और यूएस की लड़ाई का मैंने बताया था कि वो बैरी बेड़ा भी उधर रेड सी में आया हुआ है और वो भी ईरान के पास पड़ता है। तो आप देखिए उसके बैरी बेड़ा पहुंचा हुआ है, अटैक शिप्स पहुंचे हुए हैं और ऊपर से उसकी फौजें पहले बैठी हैं। अगर ईरान भी जवाब देगा तो ये कितनी भयानक सूरत हाल बन सकती है। तो पहली सिचुएशन क्या है कि डायरेक्ट अटैक किया जाए। दूसरी क्या है कि इसराइल के ज़रिए यानी कि कोई इसराइल को टास्क दिया जाए कि जिस तरह एक दफ़ा ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनके ऊपर हमला किया गया था, मामला रफा दफा हो गया था, या फिर जो स्पेसिफिक टारगेट्स है जिस तरह कासिम सुलेमानी के ऊपर हमला किया गया था, तो इस तरह का स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर हमला किया जाए, या फिर जो नहीं है जिस तरह न्यूक्लियर साइट के ऊपर इसराइल को यानी कि टारगेट दिया जाए, या अगर ख़ुद भी किया जाए तो इनडायरेक्टली यानी कि इस तरह कुछ टारगेट्स के ऊपर किया जाए, मिलिट्री या फोर्स के ऊपर डायरेक्ट ना कुछ भी किया जाए। एक और क्या सूरत हाल है कि या तो साइबर अटैक टाइप किया जाए, कुछ साइबर का ऐसा यानी कि हमला वगैरह किया जाए। आपको पता है कि आजकल साइबर अटैक्स भी ऐसे होते हैं पूरा पूरा मुल्क मफलूज हो जाते हैं। तो इस तरह की ये तीन यानी कि सूरत हाल डिस्कशन हो रही है, क्योंकि जो डायरेक्ट अटैक है या उसके इसराइल के थ्रू कराने की करेंगे, उसमें ये हो सकता है कि उनकी जो एम्यूनेशंस यानी कि या स्पेशली ड्रोन्स, क्योंकि ड्रोन के ज़रिए हमला हुआ है और अभी जो यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है इसमें ईरान ने बेसिकली ड्रोन्स प्रोवाइड किए हैं। दूसरी चीज़ ईरान के अब सबसे ज़्यादा क्या डेवलप कर रही है वो उनके रॉकेट्स और मिज़ाइल हैं। दो चीज़ों में ईरान ने बहुत महारत हासिल कर ली है जब से उसकी न्यूक्लियर यानी कि साइट्स के ऊपर हमला हुआ है, जो उसको तबाह कर दिया गया। तो उसके बाद से एक ड्रोन टेक्नोलॉजी में, दूसरा मिसाइल्स और रॉकेट टेक्नोलॉजी में, तो इनको तबाह करने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि इसराइल भी इस चीज़ से डरा हुआ है। हिजबुल्लाह के पास आप देख सकते हैं कि जो गाइडेड मिसाइल या गाइडेड रॉकेट है वो मुसलसल फायर किए जा रहा है इसराइल की तरफ, और उसकी बहुत सारी चौकियों को तबाह भी वो कर चुकी हैं अभी तक, जब से ये 7 अक्टूबर यानी कि हमास के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू हुई है। तो डेफिनेटली सी बात है उनके पास अब ये कहाँ से आनी है, तो उसका यही कहा जाता है जो वेस्ट का मीडिया या अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि उनको यही प्रोवाइड करता है, यानी कि ईरान ही उनको आर्म किए जा रहा है। दूसरी तरफ जो हौसी हैं उनके अभी आप देखें जो रॉकेट्स हैं जो 1200 किलोमीटर तक कहते हैं कि एंटी शिप गाइडेड मिसाइल्स उनके हैं, तो वो उनको भी कहाँ से आ रहा है, तो ईरान की तरफ से। तो जो ईरान की रॉकेट या मिसाइल की कैपेबिलिटी है या फिर उसकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको उन साइट्स को, उन प्रोडक्शन को यानी कि हॉल्ट पे करने के लिए, ज़ीरो पे करने के लिए अटैक किया जा सकता है। तो ये तीन सूरत हाल है कि इनके थ्रू अटैक करने की किया जा सकता है कोशिश, और अगले 24-48 घंटे इसमें बहुत टाइम है क्योंकि करना है अमेरिका ने। अब वो डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों प्रेशर है। जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर आ गया था, लेकिन हमारा तो ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारा मामला अलग था, हमारा एस्केलेट नहीं कर सकता था और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात कि जो ईरान है उसकी तकरीबन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो अमरीकी यानी कि है या जो इसराइल की है, वो उनके बकौल 12 के करीब जो ये प्रॉक्सीज हैं जिनका मैंने आपको बताया कि ईरान डिनाई नहीं कर रहा कि वो फंडिंग करता है, लेकिन वो कह रहा है मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इनकी सबसे एक आप बात और देखें, एम के अमेरिका इतना क्यों सीरियस ले रहा है कि अगर वो कह रहा है जी मैंने नहीं किया, वो फिर भी कह रहा है कि नहीं तू नहीं किया है। तो वो किस वजह से, क्योंकि इन्हीं जो मलेशियाज़ है या इनकी जो प्रॉक्सीज है जो ईरान बैक्ड है, आप इनकी कामयाबी भी देखेंगे कितनी अब हो चुकी है कि जब ये आया था ईरानी इनकलाब 1979 में, उसके बाद से ईरान ने प्रॉक्सीज की फंडिंग शुरू की थी, उनको रेज करना शुरू किया था, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर जो नहीं है सालाना वो देता है। तो सबसे पहली कामयाबी हिजबुल्लाह ने अचीव की थी 1983 में उधर लिबनान के अंदर। कब? जब एक ट्रक बम्बिंग के ज़रिए जो अमेरिका का यानी कि यूएस जो था आर्मी बेस था उसको जो नहीं है ट्रक बम्बिंग के ज़रिए हिट किया गया था, और तकरीबन 200 के करीब अमेरिकी फ़ौजी मारे गए थे उसमें लिबनान में 1983 में हिजबुल्लाह के ट्रक बम्बिंग अटैक के अंदर।
तो इसमें क्या हुआ था, इसके बाद अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया, पूरे लेबनान को यानी कि छोड़ दिया था, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। जब अमेरिका छोड़ के गया, उसके पीछे फिर जो हिजबुल्लाह उन्होंने अपनी जो रॉकेट फायरिंग है और मिसाइल की जो बनाने की जो कैपेसिटी है उसको इनक्रीज़ कर दिया। और इस वक्त कहा जाता है कि जो हिजबुल्लाह उसके पास 1,30,000 के करीब मिसाइल्स और रॉकेट है, जो उसने इसराइल की तरफ यानी कि अपना टारगेट रखा हुआ है कि किसी सूरत में इसराइल हमला करे तो वो उसके ऊपर बरसा देगा। इसलिए इसराइल भी हिजबुल्लाह से पंगा नहीं लेने के लिए तैयार। 1,30,000 आप सोचिए कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इसराइल इतना सा तो है, जब उसके ऊपर 1,30,000 है, तो और हमें ये नहीं पता कि ये तो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक है, इन रियलिटी कितने उनके पास हो सकता है 1.5 लाख पूरे हों। तो बहुत यानी कि हिजबुल्लाह मजबूत हो चुकी है। उसके बाद यही जो प्रॉक्सीज़ हैं, इनका अपने अपने मुल्कों में पॉलिटिकल यानी कि एक होल्ड भी है। होसी जो रेड सी में इस वक्त उन्होंने जीना हराम किया हुआ है, अमेरिका का, इसराइल का, उनका अपने मुल्क में आप देखें एक पॉलिटिकल होल्ड है। इसी तरह जो हिजबुल्लाह है, इनका देखे जो अपना लिबनान है उसके अंदर एक पॉलिटिकल होल्ड है। इसी तरह जो सूडानी है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है इराक़ का, उसने भी जो वहाँ की यही जो तंजीम है जो जो क्लेम कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह के मैंने ड्रोन की है, जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, इसको हिजबुल्लाह का यानी कि कह ले एक और ऑफ शूट कहा जाता है। तो इसी तरह की जो ईरानी बैक्ड प्रॉक्सीज या मलेशियाज़ है इराक़ के अंदर, उनकी कोलिशन उसको हिमायत यानी कि हासिल है। और जो सूडानी है उसने जो यानी कि प्राइम मिनिस्टर है इराक़ का, अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है, वरना वो भी नहीं चल सकते इतनी यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वरना नहीं है। वहाँ पे भी लड़ाई चल रही है आपस में। इसी तरह आप देखें कि फिर शाम के अंदर जो बशार उल असद है उसका तो तख्ता ही उलट दिया गया था। वो तो रूस ने जो ईरान के साथ मिल के वहाँ पे फिर जो बशार उल असद के ख़िलाफ़ फोर्सेस थी उनसे लड़ाई की और उसको बचाया, वरना तो वो ख़त्म हो गया था। बशार उल असद समझे कि शाम भी उड़ गया था। तो इसलिए जो ईरान है उसके ऊपर ब्लेम आ रहा है, क्योंकि ये सारी प्रॉक्सीज कहते हैं उसने तैयार किया है। और ये कैसे हो सकता है कि उससे बिना पूछे ईरान अमेरिका की फोर्सेस के ऊपर डायरेक्टली अटैक किया जाए। अब अगर बिलफर्ज मान लिया जाता है कि ईरान के कहने पे यही हुआ है जिस तरह अमेरिका कहता है या वेस्ट कहता है, तो वो यानी कि फिर सूरत हाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है कि इनडायरेक्टली अटैक हो रहा है, यानी कि इससे गेन क्या करना चाहता है ईरान। तो गेन ये करना चाहता है ईरान के वो ये चाह रहा है कि किसी भी तरह अमेरिका जो अपनी फोर्सेस है, मैंने आपको बताया 1983 में हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया था, 200 अमेरिकी फ़ौजी एक ही हमले में मारे जाना बहुत बड़ी यानी कि ट्रेजिडी थी अमेरिका के लिए। उसके बाद उसने फोर्सेस विड्रा की। तो अभी जो ये इनडायरेक्टली अटैक किए जा रहे, जब से इसराइल और हमास की लड़ाई शुरू हुई है, पहले शाम और जो इराक़ है इधर हमले हो रहे थे अमेरिका के ऊपर, लेकिन जो जॉर्डन है ये बिल्कुल हट किया है। इधर फर्स्ट टाइम इस तरीके का अटैक हुआ है, फर्स्ट टाइम इधर हो रहा है, क्योंकि जॉर्डन ने अपने आप को बिल्कुल इस मामले से दूर रखा हुआ है। वो इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता, चाहे गज़ा और इसराइल की यानी कि जो लड़ाई है, या चाहे अमेरिका ईरान की लड़ाई है, चाहे जिस मर्ज़ी की लड़ाई है, उसने अपने आप को साइड पे रखा हुआ था। लेकिन अब उसके अंदर जाके जो हमला हुआ है, ये सारा यानी कि एक तो चीज़ ये चाह रहा है कि किसी भी तरह अमेरिका अपनी फोर्सेस को यहाँ से विड्रॉ करे और इसके बाद फिर इसराइल को घेर के मारा जाए। लेकिन जब तक अमेरिका इधर बैठा हुआ है, मैंने आपको बताया 30,000 के करीब उसने फोर्सेस अपनी बिठाई हुई है, फ़ौज उसकी बैठी हुई है। दूसरा उसने वॉरशिप्स ऑलरेडी भेजी है। दूसरा उसने बैरी बेड़ा जो उसके दुनिया में कोई 7-8 या पता नहीं शायद 12 टोटल है, एग्जैक्टली मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा, उनमें से एक इधर उसने रवाना कर दिया। रेड सी में इसराइल के पास ही वॉरशिप्स अलग उसने भेजे हुए हैं। तो उसके होते हुए इसराइल को नथ नहीं डाली जा सकती। तो हिजबुल्लाह हो, चाहे हौसी हो, चाहे ईरान हो, सब की यही है। ओवरऑल तो यही कहे कि ईरान की यही कोशिश है कि किसी भी तरह अमेरिका अपनी फोर्सेस को यहाँ से निकाले। इसलिए ईरान हमले यानी कि अगर जो वेस्ट को मान लिया जाए कि ईरान इन हमलों के पीछे है, तो इन हमलों का मकसद ये है कि अमेरिका को किसी तरह यहाँ से भागने पे मजबूर किया जाए। दूसरी जो सबसे मेन बात है कि जॉर्डन जिसने
से अलग करके रखा हुआ था, और मैंने शुरू में आपको कहा था अमेरिका रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो जो जॉर्डन के अंदर जाके हमला करना है उसका मतलब ये है कि जॉर्डन को भी बीच में खींचा जाए, ये मैसेज डिलीवर किया जाए कि कोई भी खित्ते का मुल्क अगर ये इसराइल और गज़ा के दरमियान जंग बंदी नहीं होती है, क्योंकि इसराइल कह रहा है कि मैंने जितने भी गज़ा के लोग हैं इन सबको यहाँ से निकालना है, पूरा साफ़ करना है, वो रुकने को तैयार नहीं है। तो वो जो उसको मैसेज यानी कि डिलीवर किया गया वो ये है कि अगर ये जंग नहीं होती, जंग बंदी नहीं होती, जिसके लिए कोशिश हो रही है सीज़ फायर होने के लिए पेरिस डील के थ्रू, पेरिस में मुज़ाकरात चल रहे हैं कतर के, अमेरिका के, इसराइल के और हमास के, अगर इनकी आपस में कुछ बन जाए तो सीज़ फायर हो सके। तो यानी कि इस अगर ये सीज़ फायर नहीं होती, मैसेज ये दिया जा रहा है, फिर ये जंग पूरे खित्ते में फैला दी जाएगी, फिर खित्ते का कोई मुल्क भी इससे बच नहीं सकेगा, यानी कि पूरे मिडल ईस्ट में इसको रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील कर दिया जाएगा। और अमेरिका ये किसी सूरत नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है, रशिया ने पहले ही गले से पकड़ा हुआ है यूरोप को, यूक्रेन की वजह से यूक्रेन के ऊपर वो हमलावर है, साथ ही पोलैंड है, साथ ही पूरा यूरोप आ जाता है, वो अपनी टेंशन में है। तो साथ उसके बाद जो नहीं आप देखें जो चाइना है, वो ताइवान अपनी टेंशन में है कि चाइना मेरे ऊपर हमला करके जो है ताइवान यानी कि वो ना आ जाए चाइना। तो साउथ चाइना सी में भी अमेरिका ने अपनी फोर्सेस बिठाई है, तो उसकी फोर्सेस कितनी डिवाइड हो जाएगी, उधर से चाइना फिर हो सकता है ताइवान को कब्जे में कर ले, अगर यहाँ से हटता है तो इधर से यूक्रेन के ऊपर पूरे का पूरा कब्जा कर लेगा रशिया, क्योंकि अगर बात आ जाए पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ, तो अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए जाएगा, बाकी हर जगह को छोड़ देगा। तो इसलिए उसको उनको भी नज़र रखनी है ताकि जो रशिया और चाइना है उनको भी खुली छूट ना मिले। लेकिन अगर वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है तो फिर इसके बड़े चांसेस हैं कि वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो रशिया और चाइना, ये बड़ा सर दर्द बनेगा अमेरिका के लिए। इसलिए ना ईरान ने आज दिन तक डायरेक्टली हमला किया अमेरिका के फोर्सेस के ऊपर, ना अमेरिका ईरान के ऊपर करना चाहते, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कह ले कि जो लफ्ज़ों की जंग है उसमें बयान दागते रहते हैं, लेकिन डायरेक्टली हमला नहीं किया। लेकिन ये जो सूरत हाल अब डेवलप हुई है कि जो अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं, इसके जवाब में अमेरिका ने कुछ ना कुछ तो करना ही है, और अगर वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मर्जर होते हैं, क्योंकि अभी तक तो यही उसके ऊपर वर्किंग अमेरिका में हो रही है कि कुछ करना है लेकिन ओवर नहीं करना है, क्योंकि ओवर हो गया तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, जो पहले ही यानी कि रेड सी के अंदर होसी गुजरने दे रही, जो बाकी गुजर है वो भी सारा ऑयल का ब्लॉकेट हो जाएगा अमेरिका में। वैसे ही जो इलेक्शन के साल चल रहे हैं और अगर ऑयल इसमें बढ़ जाता है तो बाइडन के ऊपर एक और अजाब आ जाएगा कि एक तो इसराइल को नहीं वो रोक सका, वहाँ पे नस्ल कशी हो रही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका भी जो केस है चलना शुरू हो गया। दूसरा बाइडन के ऊपर जाएगा कि उसकी वजह से दुनिया की यानी कि मईशतों को ख़तरा हो गया, ईरान ने एक तो फैंटी भी लगा दी, ऊपर से महंगाई आ गई, तो उसके लिए इलेक्शन भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो अब जो वो सोच रहे हैं वो ये कि हमने कुछ करना है, लेकिन ऐसा करना है कि कुछ ओवर ना हो जाए। तो ये सूरत हाल है जो हो सकता है आप वीडियो देखें इतने में डेवलप भी हो चुकी हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस खित्ते को अमन देखना नसीब फरमाए, और इसके साथ ही मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।